हेलो फ्रेंड्स। आज हम केस स्टडी में सीएमए फाइनल केस स्टडी में फोर्थ लेक्चर करेंगे, क्लास नंबर 4, जिसमें हम 31 से लेकर 40 तक के केस स्टडी को कवर करेंगे। तो केस स्टडी नंबर 30 तक हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आइए। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है केस स्टडी नंबर 31। इशू समझते हैं। पहले इशू क्या था। एसएससी इंगेज्ड है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ओवरऑल पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना। टर्न की प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में भी सुना होगा। टर्न की प्रोजेक्ट 44 ट्रिपल बी के साथ मैंने कराया था। तो टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब है ओवरऑल पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेना। जैसे यहां लिखा हुआ है, इनके पास शुगर प्लांट है, सीमेंट प्लांट्स हैं, उनको स्टैब्लिश करना, यानी जीरो से लेकर लास्ट तक की सारी एक्टिविटी एसएससी ही करता है। ओके, अब एसएससी इसी बिजनेस के ड्यूरेशन में, बिजनेस के ट्रांजैक्शन में अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ एक ट्रांजैक्शन करता है और कुछ ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी करता है, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया के साथ है। मतलब दोनों ही ट्रांजैक्शन विदेशी ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं। एक एसोसिएट्स के साथ किए गए हैं कुछ ट्रांजैक्शन, और कुछ ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ किए गए हैं। यहां पर जब असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट केस को टीपीओ को रेफर करते हैं, तो टीपीओ महाशय उन्होंने एडिशन कर दिया एसएससी की इनकम में, इनहैंसमेंट कर दिया एसएससी की इनकम में एक ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन सभी ट्रांजैक्शन पर अप्लाई करके। दोबारा समझिए इसके कंसर्न को। एसएससी एक बिजनेस कर रहा है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। एसएससी एक बिजनेस कर रहा है। इस बिजनेस में वो कुछ ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया करता है। आउटसाइड इंडिया का ट्रांजैक्शन कुछ तो एसोसिएट के साथ है और कुछ अनरिलेटेड पार्टी के साथ है। टीपीओ क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन अप्लाई करके एसएससी की इनकम को एनहांस कर रहे हैं, और ये रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन सभी ट्रांजैक्शन में लगा रहे हैं। एसोसिएट, नॉन एसोसिएट, सबके साथ लगा रहे हैं। आईटीएटी का कहना था कि सिर्फ आप एसोसिएट के साथ लगाइए, नॉन एसोसिएट के साथ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस अगर लगाना है, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर नंबर 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वो सिर्फ एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ही अप्लाई होगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की परिभाषा ही तब बनती है जब ट्रांजैक्शन दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में। तो आईटीएटी का कहना था, हाई कोर्ट ने भी रेवेन्यू के अपील को डिसमिस किया। मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट भी एसएससी के साथ थे, उनका कहना था। तो बहुत सिंपल ये केस स्टडी है। क्या है केस स्टडी बताइए। कि जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर वो एसोसिएट एंटरप्राइज है, तभी टीपीओ को राइट बनता है कि वो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लाई करके आर्म्स लेंथ प्राइस वर्कआउट करे, अनरिलेटेड पार्टी के साथ अप्लाई नहीं करे। अगला केस स्टडी देखिए। अगला केस स्टडी है, आपने पीजीबीपी में करा ही है, सेक्शन 35, सेक्शन 35D। 35D है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में आपको मालूम है, आपको याद भी होगा कि जो आप एक्चुअल एक्सपेंस करते हो, एक तो हम वो देखते हैं, और एक लिमिट भी लगाते हैं 5% ऑफ हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो हायर है उसका 5% एक लिमिट बनाई गई है। उसके बियॉन्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये तो हमने छोटा सा एक क्विक रिवीजन कर लिया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर 1/5 करके 5 वर्षों में अलाउड होता है। अब हम आते हैं केस पर। ये जो बर्जर पेंट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें डिस्कशन किस बात पर, मुद्दा किस बात पर बना था वो समझाता हूं मैं। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसकी परिभाषा क्या है। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यह है कैपिटल एम्प्लॉयड की परिभाषा। अब मान लीजिए इक्विटी फेस वैल्यू 100 रुपए है और आपने उसे प्रीमियम पे इशू किया, मान लेते हैं 20 रुपए प्रीमियम पर इशू किया, तो इशूड प्राइस आपका आ गया 120 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड की परिभाषा में क्या आएगा, वो जो आपने प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है इक्विटी के ऊपर, क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड की परिभाषा बनेगा या नहीं बनेगा, यही झगड़ा था। झगड़ा दोबारा समझ लीजिए। कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर में जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी शामिल किया था। कैपिटल एम्प्लॉयड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी शामिल किया था। एओ का कहना था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल नहीं कर सकते, कैपिटल एम्प्लॉयड में सिक्योरिटीज प्रीमियम शामिल नहीं होगा। सीआईटी अपील एसएससी के साथ था और एओ के खिलाफ हुआ। आईटीएटी अगेन एओ के साथ है और हाई कोर्ट आईटीएटी के साथ है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला रहा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में इस सेक्शन के पर्पस से 35D में जो कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल हुआ है उस कैपिटल एम्प्लॉयड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को शामिल नहीं किया जाएगा। तो निष्कर्ष क्या था वो आप देख चुके। कंपनी क्लेम्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर while calculation amount of deduction company includes security premium in capital employed. AO makes addition on account of disallowance as capital employed did not include premium amount received on capital share capital. CIT appeal SSC is correct and he is deleted addition, जो AO ने addition किया था उसको delete कर दिया। ITAT ने reverse कर दिया CIT अपील का फैसला। हाई कोर्ट आईटीएटी के साथ है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के साथ है। तो निष्कर्ष क्या रहा, 35D की कैलकुलेशन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज होता है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को शामिल नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आइए, अगला बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बड़ा बढ़िया केस स्टडी है। समझाता हूं मैं आपको। इसके लिए आपको सेक्शन 222E में आना पड़ेगा, डीम्ड डिविडेंड वाले डेफिनेशन में, जहां पर लिखा हुआ था कि एक प्राइवेट कंपनी अगर इक्विटी शेयर होल्डर 10% वाले को, इक्विटी शेयर होल्डर 10% वाले को, इक्विटी शेयर होल्डर 10% वाले को अगर लोन या एडवांस देता है, लोन या एडवांस देता है, तो ये लोन एडवांस हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। इसी में एक और मुद्दा था, एक मुद्दा और था कि अगर प्राइवेट कंपनी, मैं आपको सीधा लिए चलता हूं अपने बुक पे, ये रहा अपना अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में डीम्ड डिविडेंड कहां गया मेरे भाई, यहां आ जाओ, आ जाओ, आ गया जी, ये रहा 222E, डी के बाद है E। ये रहा। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो सेक्शन 222E है ना, इसमें लिखा है कि प्राइवेट कंपनी ने अगर लोन या एडवांस दिया है 10% और मोर वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर होल्डर को, या किसी कंसर्न को लोन दिया है जिसमें 10% और मोर वाला इक्विटी शेयर होल्डर अपना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है, तो भी वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और तीसरे नंबर पर है एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ 10% वाला इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 222E
3 परिस्थितियों में अप्लाई होता है, लागू होता है। 3 परिस्थितियों में अप्लाई होता है। पहला, अगर आपने डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर को लोन दे दिया जिसके पास 10% और मोर वोटिंग पावर है। नंबर 2, आपने लोन, आप कौन है? प्राइवेट कंपनी, आपने लोन किसी बिजनेस को दिया, किसी कंसर्न को दिया, उस बिजनेस में वो इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास 10% और मोर वोटिंग पावर है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है, यानी 20% और मोर वोटिंग पावर रखता है, तो भी ये डीम्ड डिविडेंड, लोन एडवांस डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और तीसरा भी है। अब यहां पर जो हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं 33 नंबर, इस केस स्टडी में बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था। क्या सिचुएशन? ये था कि यहां पर आपको जो लिखा हुआ है ना इक्विटी शेयर होल्डर, वहां लिखा हुआ है बेनिफिशियल ओनर ऑफ इक्विटी। किसी जमाने में इस सेक्शन में रजिस्टर्ड ओनर का जिक्र था। लॉ चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात कर रहे हैं ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल ओनर है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है जिनका एक्चुअल में पूंजी लगा है, पैसा लगा है। बेनिफिशियल ओनर आपको मैंने कई बार पढ़ाया, आईटीआर के केस में भी रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी के बीच में फर्क समझाया था। तो बेनिफिशियल ओनर यानी जिसका पैसा लगा है, जो एक्चुअल में रियल ओनर है। रजिस्टर्ड ओनर कोई और भी हो सकता है, किसी और के नाम रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल होता है बेनिफिशियल ओनर के लिए। यहां पर 222E बेनिफिशियल ओनर के ऊपर ही चलता है। अब यहां पर हुआ क्या था वो समझिए। एक पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर थे, मिस्टर एन, मिस्टर एस और एक प्राइवेट कंपनी। ये 3 शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर के शेयर होल्डिंग देख लीजिए, मतलब शेयर होल्डर नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी, पार्टनर थे। इन पार्टनर का पीएसआर देख लीजिए, 35%, 15%, 50%, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद इस प्राइवेट कंपनी ने अपने फंड को इस पार्टनरशिप फर्म ने, माफ कीजिएगा, इस पार्टनरशिप फर्म ने अब एक प्राइवेट कंपनी में अपने पैसे लगा रखे हैं, शेयर होल्डर बना हुआ है। यानी इस प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर कौन है? पार्टनरशिप फर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने मिस्टर एन और मिस्टर एस के नाम शेयर ले रखा है। मतलब यह हुआ कि एक पार्टनरशिप फर्म, अगर मैं इसे खाली ऐसे दिखाऊं आपको, एक फर्म एक प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर तो है, पैसे तो इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन अपने पार्टनर के नाम मिस्टर एस और मिस्टर एन, इनके नाम यहां पर शेयर खरीद रखा है, पैसा फर्म ने लगाया है। तो वी कैन से प्राइवेट कंपनी में रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर एन और मिस्टर एस है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है मिस्टर एन और मान लीजिए ये है मिस्टर एस। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट है सर? 48.19% का इन्वेस्टमेंट है, यानी मोटा इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ कि इस प्राइवेट कंपनी ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को। इस प्राइवेट कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। ठीक है, ये लोन पक्का यहां कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन झगड़ा फिर भी रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। झगड़ा ये रहा कि आपने 222E में 2 लिम्स पढ़े, 3 लिम्स थे, बेसिकली 3 पॉइंट्स थे, लेकिन पहले 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट था कि अगर आपने बेनिफिशियल ओनर को लोन दिया तो ये डीम्ड डिविडेंड है बेनिफिशियल ओनर के हाथ में। और दूसरा था कि अगर आपने किसी कंसर्न को लोन दिया जिस कंसर्न में वो शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल ओनर है उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता हो। अब यहां पर इस प्राइवेट कंपनी में ये शेयर होल्डर आपको साफ दिख रहा है जिनके पास 48% शेयर होल्डिंग है, और यहां पर इन दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी है। तो क्या पहले लिम में, पहले पॉइंट में आ रहा है ये मुद्दा या दूसरे पॉइंट में आ रहा है ये मुद्दा? झगड़ा सिर्फ इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया। यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर समझ लीजिए, एक तरीके से लॉ भी नहीं है तो फैक्ट ही, लेकिन
मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट आप कह सकते हो। रजिस्टर्ड ओनर कौन है? मिस्टर एन, मिस्टर एस। बेनिफिशियल ओनर कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म। लोन दिया है इस प्राइवेट कंपनी ने पार्टनरशिप फॉर्म को। मुद्दा क्या था? क्या था मुद्दा? वेयर लोन इज गिवन टू शेयर होल्डर हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ shareholding not less than 10% voting power, where loan is given to concern in which the such shareholder is partner or member and he has substantial interest। इन दोनों में किस लिम्ब में ये सिचुएशन लाई कर रहा है, यही असली मुद्दा था। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि पहला लिम्ब में आएगा, क्योंकि लॉ जब बदला गया 222E का तो फोकस किया गया था बेनिफिशियल ओनर पर। तो यहां बिल्कुल साफ माजरा चल रहा है कि एक कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने अपने बेनिफिशियल शेयर होल्डर को, पार्टनरशिप फॉर्म इज बेनिफिशियल शेयर होल्डर, बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन एडवांस दिया और 48% वोटिंग पावर है, हमें तो 10% से भी काम चल जाता हमारा। तो ये पहले लिम्ब में आ रहा है, यही था डिस्कशन। नेक्स्ट आइए जजमेंट। इस जजमेंट में सिर्फ ये डिस्कशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे चल रहे हैं, इस जजमेंट में सिर्फ ये डिस्कशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम परचेज को, यानी कोई बिजनेसमैन परचेज दिखाता है तो असली झगड़ा असेसिंग ऑफिसर का क्या होता है कि ये बोगस परचेज है, झूठा परचेज है, आपने झूठा बिल इकट्ठा कर लिया है अपने खर्चे को डेबिट करने के लिए। आप पेमेंट तो करते हैं उस पार्टी को, लेकिन कैश में ब्लैक मनी ले लेते हैं। असेसिंग ऑफिसर का पहला टारगेट यही होता है, ये देखना कि अगर बिजनेसमैन ने परचेज किया है मटेरियल, कुछ भी गुड्स परचेज किया है अपने बिजनेस में, तो वो बोगस परचेज तो नहीं है। क्रेडिटर जेन्युइन है, क्रेडिटर हैं भी या नहीं, वाकई में ये पैसा दिया जा रहा है उनको, कोई बोगस क्रेडिटर तो नहीं इकट्ठे खड़े हो गए। ये कोशिश होती है पता लगाने की। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि परचेज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बोगस अंडर 69। बोगस परचेज हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे। कब कब नहीं करेंगे उसकी उन्होंने एक गाइडलाइन समझ लीजिए बनाकर दे दिया। यही है इस केस स्टडी का क्रक्स। क्या क्या गाइडलाइन है देखिए, 6 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो आप कुछ भी करके इसे बोगस नहीं बता सकते। अगर ये 6 पॉइंट्स पूरे हो गए तो परचेज को बोगस नहीं बताया जा सकता। पहला पॉइंट, बिल होना चाहिए, बिल होना चाहिए, दे आर ड्यूली सपोर्टेड बाय बिल। दूसरा पॉइंट, जो पेमेंट मैं कर रहा हूं अपने परचेज के लिए अपने क्रेडिटर को, वो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए। नेट बैंकिंग भी इसके साथ कनेक्टेड होगा, यूपीआई भी कनेक्टेड होगा। बेसिकली ये डायरेक्ट दिखना चाहिए कि हां अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। तीसरी शर्त, सप्लायर यानी जिसने मुझे माल बेचा यानी मेरा क्रेडिटर कंफर्म कर दे कि हां ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सप्लायर भी कहता है यस ये ट्रांजैक्शन हुआ है। चौथी चीज, देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट परचेज कंसिडरेशन हैज कम बैक टू द एसएससी इन कैश, यानी ब्लैक मनी वापस आया है, ऐसा कोई एविडेंस एओ को नहीं मिला। ब्लैक मनी वापस आया है, मैंने पैसा क्रेडिटर को दे दिया और एओ का कहना है कि ये वापस आ गया आपके पास ब्लैक में, कैश में, ऐसा कोई एविडेंस एओ को नहीं मिला। ठीक है। पांचवा पॉइंट, सेल आउट ऑफ परचेज हैव बीन एक्सेप्टेड। सेल्स आउट ऑफ परचेज हैव बीन एक्सेप्टेड, यानी सेल जो आप कर रहे हैं वो परचेज से कनेक्ट किया गया हो, जो सेल आप कर रहे हैं वो परचेज से कनेक्ट किया गया हो। एंड लास्ट, सप्लायर हैज अकाउंटेड फॉर परचेज मेड बाय एसएससी एंड पेड टैक्स जीएसटी देयरऑन। सप्लायर उस पर जीएसटी भी जमा करा रहा है। तो सप्लायर जब जीएसटी जमा करा देगा तो बात साफ हो गई कि ये जेन्युइन परचेज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप समझिए कि इन्होंने एक गाइडलाइन के तरीके से इसको लैंडमार्क डिसीजन के रूप में लिया जाता है। परचेज को हम बोगस ट्रीट नहीं कर सकते अगर 6 कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। डन। अगला आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये जजमेंट है। ये क्या है जरा समझिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपने नाम सुना होगा इनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये हमारे लिए एसएससी है जिसके ऊपर ये केस चल रहा है।
एक है KJC, ये अमेरिकन कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है KJIC। एक अमेरिकन कंपनी आपको बता दिया मैंने के, और एक उसकी सब्सिडरी कंपनी समझ लीजिए KJIC, ये सब्सिडरी कंपनी। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इस होल्डिंग कंपनी के साथ एक अनुबंध होता है, अग्रीमेंट होता है कि मैं जो जीप लॉन्च करना चाहता हूं, नया जीप लॉन्च करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे डाइस, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें आप सेल करोगे। तो जो ये मेन कंपनी है KJC, ये जो मेन कंपनी है KJC, ये KJC कहता है कि ठीक है, हमारा आपका अग्रीमेंट हो गया, सप्लाई हमारी सब्सिडरी कंपनी करेगी। तो सप्लायर कौन है यहां पर ये है सप्लायर, रियल सप्लायर। अब मान लीजिए कि 20 करोड़ रुपए का सप्लाई हुआ, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को 20 करोड़ पे करना चाहिए। किसको? इधर समझ लीजिए, ये मान लीजिए मिस्टर के है, ये मान लीजिए मिस्टर एस है, ऐसे समझ लीजिए। तो मिस्टर एम को सप्लाई किसने किया? मिस्टर एस ने। अग्रीमेंट हुआ है के और एम के बीच में कि मुझे आप कहीं से अरेंज करके दीजिए डाइज, अरेंज करके दीजिए वेल्डिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। उसके लिए उसकी सब्सिडरी कंपनी सप्लाई कर रही है, तो मिस्टर एम को 20 करोड़ का पेमेंट करना चाहिए। मिस्टर एम के पास पैसे नहीं है, उस पैसे को मिस्टर के ने लोन में दे दिया। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ सुनिएगा जरा। मिस्टर के कहता है घबराइए नहीं, पैसा हम आपको लोन में दे देते हैं 20 करोड़, 6% के रेट से दे देंगे, 10 साल का इंस्टॉलमेंट बांध देंगे, आप हमें 10 साल में इसे पे कर दीजिएगा। मिस्टर एम ने मिस्टर के से लोन लिया, लोन लेके 20 करोड़ मिस्टर एस को दे दिया और माल उठा लिया। यहां तक कहानी पूरी हो गई। अब मिस्टर एम क्या करते होंगे? हर साल, भाई परचेज तो 20 करोड़ का ऑलरेडी बुक कर चुके वो। मिस्टर एम परचेज हो या एसेट हो, जो भी उन्होंने इसको ट्रीट किया होगा, एसेट के रूप में ट्रीट किया होगा, तो एसेट बुक कर लिया, उसका डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर दिया होगा। 20 करोड़ रुपए रियल सप्लायर को पहुंच गया। ठीक है, यहां तक मामला 20 करोड़ रियल सप्लायर को पहुंच गया। अब एक लोन खड़ा हो गया मिस्टर एम के पास। लोन खड़ा हो गया तो उसका जो ब्याज है वो P&L में डेबिट कर रहे हैं, वो 6% के रेट से हर साल ब्याज डेबिट करते जा रहे हैं। एसेट्स ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ले रहे होंगे। कुछ वर्ष के बाद जो मेन कंपनी KJC थी, उसको अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन ने टेक ओवर कर लिया। अमेलगमेशन में इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन ने। अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन ने KJC को टेक ओवर कर लिया, अमेलगमेट कर लिया इसमें। अब ये मेन कंपनी आ गई। जब इनका टेक ओवर हो रहा था तो मिस्टर के बैलेंस शीट में मिस्टर एम एज अ डेटर रहे होंगे कि लोन दिया है भैया। तो न्यू कंपनी जो अमेरिकन मोटर कॉरपोरेशन है, उन्होंने इस लोन को वेव ऑफ कर दिया। जितना भी उस समय बैलेंस रहा होगा उसको वेव ऑफ कर दिया, लोन को छोड़ दिया। सर इतनी बड़ी रकम छोड़ दी? ये रकम तो मैंने फिक्टिशियस वैसे आपको समझाने के लिए एग्जांपल में दिया, रकम कितनी थी वो थोड़ी यहां डिस्कस किया हमने। तो जो भी था उसको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया। झगड़ा किस बात का था सर? झगड़ा ये था कि ये जो वेव किया गया लोन, ये या तो यहां और या तो यहां टैक्सेबल होना चाहिए। कहीं तो टैक्सेबल करो, कहीं तो टैक्सेबल करो। एओ कह रहा है 28 में टैक्सेबल करेंगे, 28 में। 28(4) सर समझ नहीं आ रहा है। अरे 28(4) नहीं समझ आ रहा है आपको? कमाल कर दिया। अभी देखो बताता हूं, याद करो। एनी काइंड ऑफ परक्विजिट्स, कैसी बात कर रहे हो, कैसे नहीं याद आ रहा आपको? कहां चले गए भाई? आगे होगा। एनी काइंड ऑफ परक्विजिट्स अराइज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन, क्लॉज नंबर 4 था 28(4). डिसअलावेंस आ गया, चलो इसके बाद आ रहा होगा। है ना बहुत पीजीबीपी, क्या करें। ये रहा, ये देखिए 28(4). एनी बेनिफिट एनी परक्विजिट्स अराइज इन बिजनेस प्रोफेशन विल बी कंसीडर्ड एज पीजीबीपी। तो ये था हमारा 28(4). तो एओ का कहना था कि ये 28(4) में डाल दो।
फिर CIT, ITAT, फिर हाई कोर्ट। लेकिन इन सभी अथॉरिटीज में झगड़ा सिर्फ इस बात का रहा कि 41(1) में तो नहीं आएगा कहीं, 28 में तो नहीं आएगा कहीं, तो 2 पॉइंट्स हो सकते हैं आने के। जब हम सेक्शन 28(4) देखते हैं तो वहां लिखा है कि बिजनेस प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का आपको अगर लाभ हुआ है, परक्विजिट्स मिला है या बेनिफिट मिला है, वो आपकी PGBP मानी जाएगी। ये 28 क्लॉज 4 में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा और कहा कि अगर कोई बेनिफिट और परक्विजिट्स मिल रहा होता, बेनिफिट परक्विजिट्स का मतलब कुछ ऐसा जो कैश में ना हो, जो कैश में ना हो। 28 क्लॉज 4 बनाने का ऑब्जेक्ट था कि समथिंग रिसीव्ड बाय SSE, लेकिन वो कैश के फॉर्मेट में, मनी के फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए वो बेनिफिट्स कहलाया, इसीलिए उसे परक्विजिट्स हमने कहा। बट इस केस में लोन वेव ऑफ करना, मनी मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट मिलना था, डायरेक्ट मनी बेनिफिट में मिल रहा है, और इसलिए 28(4) टेक्निकली नहीं लग पाएगा। एओ ने जोर लगाया, ठीक है साहब 41(1) लगा देते हैं। आप एक बार देख लीजिए 41(1) में आ रहा होगा। 41(1) में क्या है? रेमिशन सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। 41(1) के 2 पॉइंट्स हैं, हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अगर आपने कोई खर्चा डेबिट करके अलाउड करवा लिया है, खर्चा डेबिट करके अलाउड करवा लिया है, और उसके रिस्पेक्ट में आपकी करंट लायबिलिटी रेमिट हो गई, ट्रेडिंग लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी। बट इन दिस केस जो लोन लिया है मिस्टर एम ने, वो कहीं से भी करंट लायबिलिटी तो नहीं कही जा सकती। 10 वर्षों का इंस्टॉलमेंट है, यू नेवर से इट इज करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती, और इसका वेव ऑफ हुआ है, इसलिए 41 भी नहीं लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 28(4) भी नहीं लगेगा और 41 भी नहीं लगेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की दलील है वो आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम के पर्पज से, ये चीज आपको एज सच लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने बॉक्स में डाला है ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जजमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट जजमेंट तो न जाने क्यों आ गया, नहीं भी आता तो चल जाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं PGBP में, पता नहीं इसके ऊपर झगड़ा हुआ क्यों। आपको दिखाता हूं हम कौन सी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं PGBP में, जब हमने पढ़ा था मिसलेनियस, PGBP में हमने मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा था ना, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस वाली बात थी, और उसी के अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा था। देखिए ये भी पढ़ा था 43D, जिसमें लॉ मेकर ने कहा है शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और सर्टेन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब जो NPA होते हैं ना, उसका ब्याज इनको जब एक्चुअल में मिल जाए, या ये जब खुद PGP&L में क्रेडिट कर ले, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होना चाहिए। बट यहां पर ठीक है, आपका भी कहना ठीक है, सर्टेन NBFC के लिए ये सेक्शन आया था 43D, और NBFC के कुछ उसमें डिफाइन किए हुए हैं जो 43B से मैंने आपको कनेक्ट करके दिया। तो झगड़ा क्या था सर, ये भी तो बताइए। अब झगड़ा पे तो आए नहीं आप। हाँ, झगड़ा ये था कि एक NBFC ने कंपनी को लोन दिया है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, और कंपनी कुछ समय से ब्याज नहीं दे रहा, और वो समय 6 महीने से ज्यादा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन NBFC ने उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर दिया, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करते ही उसके बाद जब भी उसके ऊपर का ब्याज कैलकुलेट होता था, तो NBFC उसे इनकम में नहीं दिखाता था। ऑब्वियसली इनकम में नहीं दिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ गया, तो फिर 43D को अगर हम ध्यान में देखें, बट 43D में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सा रहा, क्योंकि NBFC वहां पर कुछ समय पहले ही आया है। NBFC का वहां जिक्र कुछ समय पहले आया है, और ये 2018 में तो जजमेंट हुआ है, ये डिसीजन तो बहुत पहले का, केस तो बहुत पहले का फंसा हुआ था।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह अनुमति मांगी गई कि क्या किया जाए इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आरबीआई, अच्छा एओ क्या कह रहा था, एओ कह रहा था कि भाई देखिए आरबीआई के गाइडलाइन से आपने इसे एनपीए में कन्वर्ट कर दिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि आरबीआई का गाइडलाइन इनकम टैक्स एक्ट को ओवररूल नहीं करता है ना, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और ब्याज जो है वो आपकी इनकम बनेगी, ब्याज जो है आपकी इनकम बनेगी। जबकि एसएससी का कहना था कि चूंकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है इसलिए इसका ब्याज आप इनकम नहीं बनने दीजिए, जब मुझे मिल जाएगा तब इनकम बनेगा, या जब एनपीए नहीं रहेगा तब इनकम बना सकते हैं आप। इस झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी का साथ दिया और कहा कि एनबीएफसी के केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो के ऊपर जो इनकम है वो रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल कीजिए, अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस मत चलाइए। एक तरह से 43D को ही सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, लेकिन इस डिसीजन में खास बात यह आ गई कि एनबीएफसी कोई सा भी हो, इस लॉ को आप यूज कर सकते हो। वहां तो सर्टेन एनबीएफसी था ना सेक्शन में, बट सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक किसी भी प्रकार का एनबीएफसी हो आप इसको यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। आइए, होंडा कार तो आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये भी जजमेंट है, होंडा कार आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि होंडा जापान और होंडा इंडिया कौन है? इंडिया में एक कंपनी है सेल लिमिटेड इंडिया, और होंडा जापान, इनका कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, जो कि आप जानते हो जो होंडा हमारे देश में कार चल रहा है ना, वो ये कंपनी बना रही है, होंडा सेल कार इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर है दोनों का, ये जॉइंट वेंचर है दोनों का। अब जापान वाली कंपनी और इंडिया वाली कंपनी के बीच में एक टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है, टेक्निकल टीसीए, टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत होंडा जापान बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, नो हाउ है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसके बिहाफ पर हमारी जो इंडिया की कंपनी है वो 30.5 मिलियन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ईयरली बेसिस पर पे करेंगी डॉलर में। ठीक है, अब क्या था, एसएससी कह रहा था कि ये जो टेक्निकल फीस है ये रेवेन्यू खर्चे है, डिपार्टमेंट का कहना था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो झगड़ा इस पर गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इट इज कैपिटल इन द नेचर, ये रेवेन्यू नहीं है। भाई 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो ऑब्वियसली कैपिटल हो गया नेचर में। सर कैपिटल नेचर हो गया तो डिसअलाउड हो गया? नहीं, डिसअलाउड क्यों होगा भाई, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा ना इस पे। अगर रेवेन्यू माना जाए तो पूरा पीएनएल में डेबिट हो जाता, और अगर हमने कैपिटल मान लिया तो ये इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। झगड़ा था रेवेन्यू या कैपिटल, तो आंसर है कि कैपिटल। आपको भी देखकर क्या लग रहा था, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो और जब तक ये कोलैबोरेशन चलेगा तब तक वो फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो कैपिटल नेचर ही है। ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए दूरदर्शन जानते हैं आप, डीडी जानते हैं, डीडी दूरदर्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इन्होंने क्या किया कि अपने प्रचार को, पहले क्या होता था डीडी में प्रचार डालने के लिए, दूरदर्शन में प्रचार डालने के लिए कंपनी डायरेक्ट दूरदर्शन को अप्रोच करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। डायरेक्ट अप्रोच करते थे और सीरियल्स वगैरह चल रहे होते थे, उसमें वो स्लॉट देते थे, स्लॉट की कीमत होती थी, ज्यादा सीरियल चल रहा है, टीआरपी ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा होती थी। फिर ऐड कब देना है, पहले देना है, बाद देना है, बीच देना है, तो उसके हिसाब से चलता था। दूरदर्शन जो प्रसार भारती हम बोलते हैं, प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र, ये पूरा नाम है। उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट को और बढ़िया और बेहतरीन बनाने के लिए कि उनके पास और रेवेन्यू जनरेट हो, उन्होंने क्या किया, ऑथराइज्ड एजेंसी बना ली। ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये है एक्रेडिटेड एजेंसी, मतलब हुआ एक्रेडिटेड एजेंसी का मतलब हुआ ऑथराइज्ड एजेंसी। मतलब दूरदर्शन वालों ने कहना शुरू कर दिया कंपनियों से कि आपको अगर हमारे में एडवर्टाइजमेंट देना है तो आप इनसे संपर्क करें, ये हमारे ऑथराइज्ड एजेंट हैं, उनके माध्यम से ही हमारे पास आएगा एड, हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट ना करें। तो जो कंपनियां थी, मान लीजिए अगर वो 100 रुपए देती थी प्रचार के लिए तो पैसा डायरेक्ट इनको जाता था, और ये 15 रुपए यानी 15% अपना कमीशन काट के 85 रुपए दूरदर्शन को दे देते थे। ये कहानी बनती थी। एओ का कहना था कि चूंकि ये 15 रुपए काट लेते हैं, ये एक तरीके से कमीशन है,
₹15 ऑथराइज एजेंसी का क्या है? रेवेन्यू है, लेकिन किस नेचर का? ये कमीशन है। और ये चूंकि कमीशन है, इसलिए प्रसार भारती दूरदर्शन को इसके ऊपर 194H में टीडीएस काटना चाहिए, और ये डिफॉल्टर है, इन्होंने टीडीएस नहीं काटा है। इस झगड़े को सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा और कहा बिल्कुल ठीक है एओ, ये पेमेंट बेसिकली कमीशन के नेचर का है और इस पर टीडीएस 194H में आना चाहिए। नेक्स्ट जजमेंट पे आइए। ये तो बहुत आसान जजमेंट है, आप भी ये डिसीजन दे सकते हो, बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं थी, आप भी क्या बता सकते थे। बहुत सिंपल है, एसएससी है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, इन्होंने एसएससी ने लोन दे दिया, ब्याज ले ही नहीं रहे, तो ऑब्वियस है कि एओ कहेगा कि तुम ब्याज अगर कम लेते तो भी मरम्मत कर देते हम तुम्हारी, आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के, तुम तो ले ही नहीं रहे हो, तुम्हारी तो हद ही हो गई भाई। तुमने एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया तो हम तुरंत लगा देंगे आर्म्स लेंथ प्राइस की, ब्याज जो है वो मार्केट रेट पर तुम ले रहे हो कि नहीं, यहां तो तुम ब्याज ही नहीं ले रहे हो, तुम तो हद ही मचा रहे हो, तो वैसे ही पड़ जाते तुम तो तुम्हारा आर्म्स लेंथ तो निकलेगा। एओ ने ऐसा ही किया। एसएससी का कहना था कि भाई साहब इनकम टैक्स एक्ट में नोशनल इनकम पे कब से टैक्स लगने लगा? हम तो जानते थे इनकम टैक्स एक्ट रियल इनकम पर टैक्स लगाता है, ये मेरी रियल इनकम है ही नहीं, हम ब्याज तो एक्चुअल में ले ही नहीं रहे, तो जब हम ब्याज ही नहीं ले रहे तो आप नोशनली इनकम पर कैसे टैक्स लगा रहे हो? ये तो गलत है। एक बार को तो सोचने पर मजबूर हो गए हाई कोर्ट की, बात में दम है इस आदमी के, लेकिन तुरंत हाई कोर्ट ने कहा कि एक बात बता भाई, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी रियल इनकम ये नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये चैप्टर आया क्यों था? ऐसे तो ये चैप्टर ही डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि यहां तो हमेशा हम नोशनल निकालते हैं। भाई आर्म्स लेंथ क्या है? आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शन 10 लाख की है, आर्म्स लेंथ कहता है 15 लाख पे होनी चाहिए, तो 15 लाख पे आपकी इनकम कैलकुलेट होती है, तो 5 लाख तो नोशनल ही है। अगर तुम्हारी सुनने लगे तो ये चैप्टर 10 जो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर है वही डिलीट कर देना पड़ेगा। यहां पर हम ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में इसीलिए आते हैं ताकि वो जो कैपिटल शिफ्टिंग, प्रॉफिट बेस इरोजन वाला कंसेप्ट जो है वो खत्म किया जा सके, और इसलिए यहां पर एओ बिल्कुल शुद्ध और सही है, आर्म्स लेंथ तो निकलेगा ही, ब्याज आपकी इनकम बनेगी ही। आज के आखिरी जजमेंट पे आते हैं। रेनॉल्ड जानते होंगे आप, कार की कंपनी है। निशान, ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ था समझिएगा जरा। एओ असेसमेंट करते समय केस को ये ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पे अप्लाई हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर। तो एओ ने टीपीओ को रेफर कर दिया केस। सिंपल है, यहां तक तो समझ आ गई आपको बात। एओ ने टीपीओ को केस रेफर कर दिया। टीपीओ ने एसएससी के कैलकुलेटिव मेथड आर्म्स लेंथ प्राइस को डिनाई करके अपना अप्रोच लगाया। आप जानते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म्स लेंथ प्राइस का जो मेथड था, उस मेथड में हम टेस्टेड पार्टी पता लगाते हैं। टेस्टेड पार्टी पता लगाते हैं कि कौन सी पार्टी से हम ट्रांजैक्शन को आर्म्स लेंथ पर लेकर चलेंगे। 3-4 पार्टी है तो टेस्टेड पार्टी कौन होगी ये हम पता लगाते हैं। तो टीपीओ ने ओवरसीज टेस्टेड पार्टी अप्रोच जो एसएससी ने अडॉप्ट किया था उसको डिनाई करते हुए अपने मेथड से आर्म्स लेंथ कैलकुलेट किया, ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट किया। एसएससी के पास आपको मालूम होगा कि जैसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर लगता है, एओ असेसमेंट करने से, असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है और ड्राफ्ट ऑर्डर एओ एसएससी को भेजता है। 30 दिन की मोहलत देता है कि आपको ऑब्जेक्शन है तो आप डीआरपी के पास जा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन है तो फिर एसएससी ऑफिसर वेट करता है। एसएससी ने ऐसा ही किया, वो डीआरपी के पास चले गए और एओ को इंतजार करना पड़ा। डीआरपी में गड़बड़ी हो गई। डीआरपी में 3 कमिश्नर की टीम होती है, आपको मालूम होना चाहिए। डीआरपी में क्या हो गया, डीआरपी इशूड डायरेक्शन टू एओ विद कंक्लूजन अराइव्ड बाय टीपीओ। टीपीओ ने जो कंक्लूजन किया था उस पर एज सच ऑर्डर दे दिया इन टोटो। इन टोटो मतलब क्या होता है? बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी एडजस्टमेंट के, डिट्टो एज इट इज कहा कि हां टीपीओ ठीक है। एसएससी ने कहा हुजूर आला
डीआरपी आपको बनाया गया है एज ए जज, मतलब आप मेरी भी सुने, टीपीओ की भी सुने, हमारे एविडेंस को भी देखें, हमें मौका दें बोलने का। हम इसीलिए आपके पास आए। आपने तो पहली हियरिंग में बोलने का मौका दिया ही नहीं, आपने कहा टीपीओ ने जो भी किया है ठीक किया है, डन। ऐसा कैसे? अब डीआरपी के अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते थे, आपको मालूम होगा, हमें जाना पड़ेगा। हम एओ के ऑर्डर का इंतजार करेंगे, एओ ऑर्डर पास करेगा, फिर हम सीआईटी अपील भी नहीं जाएंगे बिकॉज डीआरपी का आ गया है बीच में इंटरफेरेंस, तो आईटीएटी जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे। यहां पर पैसे वाले जो पार्टी है उन्होंने कहा ऐसी तैसी डायरेक्ट चलो, डायरेक्ट रिट फाइल कर दिया, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर दिया डायरेक्ट डीआरपी के अगेंस्ट। भाई डीआरपी के अगेंस्ट इनकम टैक्स एक्ट में अपील नहीं पॉसिबल है। डीआरपी के डायरेक्शन से जो एओ असेसमेंट करेगा उस असेसमेंट ऑर्डर को आप आईटीएटी में ले जा सकते हो। डीआरपी के डायरेक्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, बट रिट पिटीशन तो आप किसी के लिए भी फाइल कर दो। एसएससी ने रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में रिट फाइल करके क्या अपनी दलील दी, वो देखिए दलील क्या है। कंटेंडिंग दैट डीआरपी हैड पास्ड ऑर्डर इन टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, भारी शब्द इस्तेमाल कर दिया, टू द ऑब्जेक्शन रेज बाय एसएससी। हाई कोर्ट ने डीआरपी के सेक्शंस पढ़े और 2 सबसेक्शन को मिलाकर हाई कोर्ट ने कहा हद हो गई। इन दोनों सबसेक्शन को पढ़ने के बाद यही पता लगता है कि डीआरपी अपना डायरेक्शन तभी देगा जब वो पहले एसएससी के ऑब्जेक्शन को सुनेगा, एसएससी के दिए गए एविडेंस को देखेगा, मटेरियल एविडेंस को देखेगा, टीपीओ के भी बात को समझेगा और उसके बाद डिसीजन देगा, ना कि मैकेनिकली कि आपका ऐसा है तो यही डिसीजन होगा बिना सोचे समझे, ऐसे डिसीजन नहीं देगा। इट दस हेल्ड दैट इन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग एंड फाइंडिंग डीआरपी हैज पास्ड प्रिस्क्रिप्टिव ऑर्डर, यानी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना दिमाग लगाए आपने ऑर्डर पास कर दिया और ये गलत है। तो डीआरपी का जो डायरेक्शन था वो क्वैश कर दिया गया, डीआरपी को दोबारा से सुनना पड़ा एसएससी को। ये केस का जजमेंट था। ठीक है जी, तो आप पढ़ते रहिए। मैंने कहा था वैसे 30 के बाद ना भी आए तो आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन चलो 30 से 40 तक तो पहुंचा दिया। अब देखते हैं 40 से 50 और 50 से 60, 20 केस और हैं। तो आप भरोसे मेरे मत रहिएगा, आप आगे पढ़ना चाहें भाई दोबारा मुझसे पढ़ लोगे तो डबल रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात। और जहां तक मैंने कराया है उसकी अच्छी तैयारी करें। ठीक है, चलिए बाय। पढ़ते रहिए और एग्जाम की अच्छी तैयारी कीजिए।